अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूँ आपके साथ समीना पाशा। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सईद काजी साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे रऊफ क्लासरा साहब। इनसे हम अहम खबरों पर बात करेंगे और आज की सबसे अहम खबर इसके अलावा क्या हो सकती है कि आज पाकिस्तान के 12वें सदर का इंतखाब होने जा रहा है अगले 5 साल के लिए। इस सदर के इंतखाब से क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और इसके साथ साथ कितनी अहमियत है इस ऑफिस की, इनका किरदार क्या हो सकता है, इस सारे मामलात पर आज हम बात करेंगे कि वो कौन से सराउंडिंग्स हैं जिनमें हमारे नए सदर जो हैं उनको हम खुशामदीद कहने जा रहे हैं, जो कि मुतवक्के तौर पर ममनून हुसैन हो सकते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि बताया जा रहा है कि 383 वोट वो हासिल कर सकते हैं अपने इत्तिहादी जमातों के ताउन से। तो इस पर हम सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और अहम खबर भी है, वो ये कि DI खान सेंट्रल जेल पर दहशतगर्दों ने एक धावा बोल दिया और बताया जा रहा है कि 250 से ज़ायद कैदी जो हैं वो फरार हो गए, जिनमें अहम दहशतगर्द भी शामिल हैं। ये सब क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और कौन से सिक्योरिटी लैप्सेस हैं जिन्हें हमें कवर करना है, इस पर हम आज खास तौर पर बात करेंगे। दो अहम स्टोरीज हैं आज की हमारी, लेकिन ज़ाहिर है अहम जो मेन स्टोरी है हमारी वो सदारती इलेक्शन के हवाले से है। इससे पहले कि हम सदारती इलेक्शन पर बात बाकायदा तौर पर शुरू करें, मैं काजी साहब से जानना चाहूँगी, काजी साहब ये जो एक अहम स्टोरी है यकीनी तौर पर है, लेकिन इसके अलावा कोई अहम स्टोरी जो आज आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे? एक तो स्टोरी से ज़्यादा स्टोरीज भी करेंगे हम, मगर ये जो एक बैकग्राउंडर है या यूँ समझ लें कि ये जो हम एक सदारती और पार्लिमानी निज़ाम के बीच में हम यूँ स्विंग करते रहे हैं पहले दिन से आज तक, ये क्या इसका एक ब्रीफ सा हम जायज़ा लेंगे। और फिर साथ जो आपने जिक्र किया कि वो कैसी दुनिया है जिसमें, और कैसा ज़माना और कैसी वो शक्ल है जिसमें हम नए जो ममनून हुसैन साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसका आपने एक इशारा भी दिया अभी, ये जो कुछ DI खान में हुआ है। हम थोड़ा मैशत का भी जिक्र करेंगे और चीज़ों का भी जिक्र करेंगे कि वो कैसी एक पोलराइज दुनिया में कदम रख रहे हैं। साथ इसमें ये भी हम देखेंगे कि कैसे शेख रशीद साहब से वजूद्दीन मिले हैं, तो वो क्यों इतने एक्टिव हैं और क्यों वो इस इलेक्शन में इतना, हालांकि एक बज़ाहिर तो यूँ ही लगता है कि वही जीत रहे हैं जो ममनून हुसैन साहब हैं। इस पर हम बात करेंगे। और अगर वक्त मिला तो कल जो हमने स्टोरी की थी उसका एक बड़ा पंजाब गवर्नमेंट ने, मुझे रात की मेरी बात हुई कि बहुत वो जो 1205 कनाल के ज़िम्मे में थी, तो उस पर अगर वक्त मिला तो आज उस पर ज़रूर बात करेंगे कि क्या एक्शन लिया गया है और बड़ा प्रॉम्प्ट लिया गया है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। ठीक होगा रऊफ क्लासरा साहब, आपकी जानेब आएंगे और आपसे भी जानना चाहूँगी कि ज़ाहिर है सदारती इलेक्शन के हवाले से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा कौन सी अहम खबरें हैं जो आज आप शेयर करेंगे? समीना, एक हमने स्कैंडल पहले ब्रेक किया था, दुनिया TV पे किया था, दुनिया न्यूज़पेपर में भी किया था कि वो कौन कौन से बड़े ऑनरेबल हमारे मेंबर्स हैं सेनेट और नेशनल असम्बली के, जिनका ताल्लुक तो पंजाब और सिंध से है और बड़े बड़े दूर दराज इलाकों से है, लेकिन उनके बारे में पता चला था कि अपने जो फंड्स हैं वो लक्की मरवत में बेच रहे हैं। ये बड़ी यहाँ पे एक अच्छा खासा मजाक बन गया था, जिससे मैनेजर ने भी माल कमाना है सेनेटर ने, तो ठेकेदार ढूंढ लेते थे वहाँ लक्की मरवत में, तो उनको अपने ये फंड्स वहाँ पे बेचे जा रहे थे और सुनने में आ रहा था कि 1 करोड़ रुपये का अगर फंड है तो 20 लाख रुपये उस पर कमीशन था। अब कुछ मजीद नाम सामने आए हैं जो कि उसमें अच्छे खासे शॉकिंग है, बड़े शुरफा के नाम है जिन पर यकीन तो नहीं आता कि इन्होंने कुछ उसमें गड़बड़ की होगी। लक्की मरवत के बाद अब फाटा में फंड्स भेजने का एक स्कैंडल सामने आया है और जिसकी डिटेल आ रही है कि कौन कौन से बड़े ऑनरेबल के मेंबर थे जिन्होंने वहाँ पे अपने फंड्स भेजे हैं और लक्की मरवत के बाद फाटा के ठेकेदार कैसे खुश नसीब निकले हैं कि सारे का सारा पैसा जो 17-18 के करीब जो नाम है मेरे पास, जो कल बाकायदा सरकारी तौर पर पेश किए गए हैं यहाँ पर ये पार्लियामेंट में, वो नाम आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ तो फाटा के अपने अरकान हैं, उनका तो बनता है, हक बनता है कि अपने इलाके पर वो खर्च करें। जो पंजाब और सिंध से कुछ खवातीन, कोई MNAs हैं, कुछ सेनेटर्स हैं और इसमें बड़े बड़े नाम 1-2 शामिल हैं, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये हम आपसे पूछेंगे कि 17 अरकान असेंबली के फंड्स जो हैं वो कहाँ गए हैं, उन्हें कैसे इस्तेमाल किया गया, यकीनन आपसे पूछेंगे। लेकिन काजी साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगी। काजी साहब, मेन स्टोरी आज की जैसा कि हम बात कर रहे हैं सदारती इलेक्शन, पहले तो जिस तरह से हम एक मेरा ख्याल है ओवरऑल पर्सपेक्टिव लें, जिसमें कोई वो नून लीग को कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है कि वो अपना सदर मुंतखब करा लेगी आसानी से, लेकिन क्या रफीक तारड़ जैसा सदर या फिर वही बात है कि एक एक्टिव सदर हमें चाहिए? देखिए, अब इनके पास इख्तियारात तो रहे नहीं हैं और उसके बाद ये लाइलिस्ट हैं। इनकी जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है कि ये लाइलिस्ट हैं, और दूसरा प्रॉब्लम इनकी क्रेडिबिलिटी का आ रहा था, जो पीपल्स पार्टी ने बायकॉट कर दिया, इसलिए MQM के पास जाना पड़ा इन्हें
और वोट लेने के लिए भी जो है। और मगर इसका जैसे हमने कल कहा था कि इनका बड़ा मसला वजीउद्दीन साहब ने हल कर दिया, क्योंकि अगर वजीउद्दीन या PTI जो है वो भी कर लेती तो फिर और क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस आ जाना था। लेकिन हम देख रहे हैं कि वजीउद्दीन साहब बड़े एक्टिव हैं। आज वो उन्होंने बड़ी कन्विंस करने की कोशिश की शेख रशीद साहब को कि वो वोट जरूर डालें, मगर शेख रशीद साहब आखिरी खबरें आने तक यही कह रहे थे कि वो वोट नहीं डालेंगे क्योंकि उनकी बड़ी सीरियस रिजर्वेशन हैं। डेट के हवाले से भी उन्होंने कहा है। फिर आपने ये देखा सेनेट में कल बड़ा एहतजाज हुआ, ये जो डेट रखी गई है इस ज़मन में भी जो ANP PPP, क्योंकि सेनेट में ज़ाहिर है अपोजिशन डोमिनेट कर रही है, तो ये इश्यूज़ हैं जो कि इनके साथ रहेंगे, मगर वो आ रहे हैं, वो रहेंगे। और मैं ये अर्ज़ कर दूं कि साथ साथ जो चीज़ नहीं भूलने वाली, जिसकी पे मैं स्टोरी भी करूंगा, वो ये है कि ज़ाहिर है अब इनके ये तो ओवरसी करेंगे, या एक फेडरेशन की अलामत है, जिस तरह जो भी एक कहा जाता है इनके बारे में, नीचे ज़ाहिर वो देखेगी, एग्जीक्यूटिव देखेगी। मगर ये कल रात की जब जो आपने वाक़े का जिक्र किया, इसके बाद हम मईशत का भी जिक्र करेंगे अभी इसी प्रोग्राम में कि ये कैसी दुनिया है जिसमें ये ज़ाहिर हो रहे हैं। और ये जो हमारा सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है वो इस वक्त हमारी रिट का इशू बन गया है। मगर रात को जो ये जो जेल कसब ये नहीं हम कह सकते कि ये जो सारी जिम्मेदारियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, ये तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसके पास आ जाते हैं, जवाब दे तो वो हैं। बाद में जो सदर साहब हैं वो तो सिर्फ वफाक की अलामत है। चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन हमें एक ब्रेक पर जाना है और उसके बाद आकर काजी साहब से भी इस मौजू पर बात करेंगे और साथ ही साथ रऊफ क्लासरा साहब की ओपिनियन भी शामिल करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है सदारती इलेक्शन के हवाले से और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि ममनून हुसैन साहब को सदर बनने में कोई रुकावट नहीं है। JUIC ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया है, MQM भी सपोर्ट कर रही है, नून लीग के अपने भी काफ़ी सारे वोट हैं। तो बताया जा रहा है कि 383 से अबव ही वोट आराम से नून लीग हासिल कर लेगी और ममनून हुसैन सदारत के जो ईवान सदर है उसमें जा बैठेंगे। क्लासर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ममनून हुसैन साहब के सदर बनने में तो कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही है, लेकिन क्या आगे कोई रुकावटें हैं, कोई परेशानियां हैं, या फिर एक खामोशी से वो अपना रफ़ीक तारड़ वाला रोल करेंगे और अपने आप को ईवान सदर में महदूद रखेंगे, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? ये जो बात कह रहे थे आप, काजी साहब ने ठीक है कि साख के इश्यूज हो सकते हैं कि, और ये पर्टिकुलरली ये अगरचे ये जीतने की पोजीशन में है, जैसे आप भी बता रहे हैं, इनको नंबर्स भी इनको सपोर्ट करें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है जो काजी साहब कह रहे हैं कि साख का इशू है, क्या इन पे जो सवालात उठे हैं इनके इलेक्शन पे, तो उनमें कितना वेट है, और जिस तरह वो एक एक डोर पे जा रहे हैं, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। इवन शेख रशीद के लिए ये नवाज शरीफ साहब ने भी अपने लिए वोट नहीं मांगा था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शेख रशीद साहब से, लेकिन सदर ये अपने उन्होंने सदर को भेजे ताकि मैक्सिमम क्रेडिबिलिटी ली जाए। इनके MQM के पास जाना और इनके बड़े डाई हार्ड इनके सपोर्टर जो हैं, इवन इनके राइटर जो हैं, कॉलमिस्ट जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इनकी नवाज शरीफ साहब की तरफ, उन्होंने बहुत बड़ी तनकीद की है कि आपको MQM के पास जाने की क्या जरूरत थी। इससे ये देखें दबाव कितना है, मसला ये नंबर्स का नहीं है, नंबर्स तो इनके पास पूरे हैं, इसके ये देखें दबाव कितना है। और दूसरा ये सीट जो सदर की है, हम इसको बिल्कुल वो ना समझें कि इसके पास पावर्स नहीं है या इनके पास बिल्कुल एक टूथलेस सा प्रेसिडेंट होगा जिसके ये जिम्मे काम होगा सारा दिन चाय पानी पिए, आने जाने वाले मेहमानों से बातचीत करें, ऐसा नहीं होगा। अब 12 अक्टूबर के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई थी, रफ़ीक तारड़ का जो रोल था, तो वो भी मेरा ख्याल है यकीनन जब इन्होंने एक नए सदर का इंतखाब किया होगा तो ये जहन में होगा मियाँ साहब के, ये ना चाहते हुए जहन में होगा कि अगर खुदा ना खासा दोबारा होगी 12 अक्टूबर जैसी अगर कोई बात होती है तो मेरा कौन सा बंदा की पोजीशन पे होना चाहिए, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। इनका नाम अगर दिया गया है तो बहुत सोच समझ के दिया गया होगा कि ये भी रफ़ीक तारड़ साहब हमारे लॉयलिस्ट होंगे। एक जो उनकी एक हिस्ट्री भी देखी है और जिस तरह से वो बातचीत भी कर रहे हैं तो सब चीज़ें सामने आती हैं। ऐसा महसूस है बड़े धीमे मिजाज के हैं, लेकिन आप समझते हैं कि जिस तरह के चैलेंजेस आप निशानदही कर रहे हैं उनसे निपटने के लिए वो एक केपेबल शख्स हैं? एक अभी तो हम जाती तौर पे ऐसा उनको नहीं जानते, कोई मतलब ये गवर्नर रहे हैं, चलो उनका क्लीन रिकॉर्ड है, उन पे कोई ये कभी कोई स्कैंडल नहीं आया, कोई बड़ी कोई बिग चीज़। पाकिस्तान में ये भी बहुत बड़ी बात है कि कोई ऐसा पॉलिटिशियन आपको मिल जाए जिस पे स्कैंडल ना हो, जिस पे बात ना हुई हो। ये तो एडवांटेज है हमारे हुसैन साहब को, बिल्कुल बहुत कहते रजाल है, इट्स ए रेयर थिंग। मतलब ये PML नवाज कोई बंदा ढूंढ के लाइए, उन पे तनकीद अपनी जगह पे, लेकिन ये मेरा ख्याल है कोई ऐसा बंदा लाइए जिस पे कोई ऐसा सच उनके कहतुल रजाल तो है मगर कहतुल बदउनवाना नहीं है, बदउनवान बहुत है। वो यही तो कह रहे हैं कि कितना मुश्किल से ढूंढना पड़ता है ऐसा कोई शख्स।
हाँ, सदारती इलेक्शन के हवाले से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट छिड़ गई है यहाँ पे इस्लामाबाद के सर्कल्स में। जब आपने हारना होता है इलेक्शन, और ये मुझे ये कल दोस्त एक बता रहे थे वे उस पर, वैसे अमेरिका पे शायद, ये प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि सईद-उज़्ज़मा सदीकी साहब का भी एक इंटरव्यू उसमें चला है जो मैंने सुना नहीं है, बट वेरी क्रेडिबल फ्रेंड टोल्ड मी कि उन्होंने इस चीज़ पे ब्लास्ट किया है कि जब आपके पास नंबर्स पूरे होते हैं तो आप कुछ और लोगों को सदर बनाते होते हैं। जब आपको क्रेडिबिलिटी चाहिए होती है, आपको याद हो कि सदर आसिफ जरदारी साहब के मुकाबले में नवाज लीग ने किसको पुट किया था? उन्होंने सईद-उज़्ज़मा सदीकी साहब को पुट किया था। तो वो जो जब आपने हारना होता है, दुनिया को मैसेज देना होता है, देखें जरदारी साहब कितने बुरे आदमी हैं, उन पर ये केसेज हैं, उनके मुकाबले में देखें जी हमने किसको पुट किया, हमने जनाब जस्टिस सईद-उज़्ज़मा सदीकी साहब को पुट कर दिया है, जिन्होंने आके पीसीओ के तहत उन्होंने आगे रजिस्ट किया था जनरल मुशर्रफ साहब को, उनके हक में फैसला लिखने से आके इनकार किया था। 2008 की अगर आप अखबार की फाइलें उठाएं, टीवी के क्लिप दिखाएं, तो जो उस वक्त उनकी शान में कसीदे पढ़े गए थे सईद-उज़्ज़मा साहब के, उनके बारे में तो यहाँ तक कहा था मियाँ साहब ने कि ये तो सोने में तोलने के काबिल हैं। जब आज उनको सोने में तोलने की बारी आई है तो किसी को याद ही नहीं है कि सईद-उज़्ज़मा सदीकी साहब जो है 2008 में वो आसिफ अली जरदारी साहब के अगेंस्ट नवाज लीग के वो थे, उन कैंडिडेट थे। सो ये जो कल्चर आ गया है, मेरा ख्याल इसकी मजम्मत होनी चाहिए कि जब आपने जीतना हो तो आसिफ अली जरदारी साहब खुद लड़ेंगे, जब जीतना हो तो फिर ममनू हुसैन साहब आएंगे, जब हारना हो तो आप फिर ये रज़ा रब्बानी साहब को लाएंगे, या फिर आप वहाँ पे ये सईद-उज़्ज़मा सदीकी साहब को लाएंगे। इसका मतलब यह है कि ये वो चालें हैं जो हमारे सियासतदान चलते हैं कि वो कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाला हिसाब हो रहा है यहाँ पे, कि कुछ रेस के लिए घोड़े मुख्तलिफ हैं और कुछ रेस के लिए घोड़े आपने मुख्तलिफ रखे हैं। सो ये जो कल्चर है, तो काई साहब ये एक पाकिस्तानी टिपिकल माइंडसेट को ये रिफ्लेक्ट करता है। मुझे ना आपकी बात से कदीम यूनान के सोफिस्ताई याद आ गए, जिससे लफ्ज़ सोफिस्ट्री भी निकला था। सोफिस्ताई वो थे जिनका ये मानना था कि हकीकत में कोई अच्छा बुरा नहीं है, आप गुफ्तगू से उसे अच्छा या बुरा साबित कर सकते हैं। चुनांचे उस जमाने के सियासतदान उनसे ट्यूशन पढ़ा करते थे कि जी हमें सिखाएं, जरा बोलने का फर्ज सिखाएं, अगर आज हमें इस चीज़ की ज़रूरत है तो इसको हम ठीक कैसे साबित करें। तो ये कुछ चीज़ें ओवर द ईयर चली हैं और तारीख में चलती आई हैं। अभी खैर इतनी लंबी तारीख, 5-7 हज़ार साल की तारीख है, हमें आइडियलिज्म नहीं छोड़ना चाहिए और किसी अच्छी तब्दीली के सोच में रहना चाहिए। ये वैसे पॉइंट उनका बड़ा वैलिड है, लेकिन एक बात यह है कि मुझे ये बताएं, इस फी ज़माना इस निज़ाम में हम जरदारी साहब को कहते रहे जी वो जी उन्होंने अपने साथी वो ले आए, दोस्त नवाज हैं बहुत ज़्यादा, तो ये भी दोस्त नवाज है, तो क्या आप दुश्मन नवाजी तो ये नहीं करेंगे? ना ही ज़माना इजाज़त देता है, ना ही सिस्टम इजाज़त देता है। इतने प्रेशर्स हैं, इतने खौफ हैं, इतने चैलेंजेस हैं हर वक्त। अगर हुक्मरानी में बैठे हुए हैं तो आप देखें, कभी मैंने एक सर्वे बड़ा इंटरेस्टिंग देखा था, वो मैंने देखा कि जब बुश आए या इवन दीगर जो सदूर या जो हुक्मरान आए, तो 4-4 सालों में यूं लगता था वो कितने बूढ़े हो गए हैं बेचारे, उनकी शक्ल है, बिकॉज यू अंडरगो ट्रेमेंडस प्रेशर। और साथ ठीक है हुक्मरानी और ताले आजमाई भी है। लेकिन साहब आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी क्लासर साहब, वही बात आ जाती है कि जब आप इन टेंशन से, इन इनसिक्योरिटीज से निकल जाते हैं कि भाई अब हम हर तरफ से सेफ हैं, सदर भी ठीक है अपना है, ये भी बंदा सही है, हमें सेफ है, अब आप जो है सुकून से हुक्मरानी करें। तो ये स्टेबिलिटी भी तो जरूरी है गवर्नमेंट के लिए। या मैं इसमें अगर इजाजत दें तो ये स्टेबिलिटी परवेज मुशर्रफ साहब को जब इन्होंने अपॉइंट किया, नवाज इन्होंने तो यही स्टेबिलिटी थी। जियाउल हक को जब जो है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने किया, आई थिंक ये सरप्राइज आती है कभी ना कभी क्लासर साहब कि ये हुक्मरानी चीज ऐसी है, जैसे उसने कहा था ना, पॉलिटिक्स नोज नो ग्रेटिट्यूड। क्या क्लासर साहब का ओपिनियन लेते हैं। जी क्लासर साहब। नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि पॉलिटिक्स में कैसे आपका हमारे जैसे और बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हमारे राइटर्स हैं जो आइडियलिज्म का शिकार हैं, और एक सहाफ़ी और कॉलम निगार को आइडियलिस्ट ही होना चाहिए। अगर वो प्रैग्मेटिक हो जाए, अगर वो ग्राउंड रियलिटीज़ और पॉलिटिक्स की हार्ड कोर चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दे, वो तो फिर जाके पॉलिटिशियन बन जाए या एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर होगा। ये हमारे जैसे लोगों को हमेशा आइडियलिज्म पे रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हम आइडियल्स के लिए ही एफर्ट्स कर रहे होते हैं कि आप अपने मुआशरे को, चीज़ों को कैसे आप उनको बेहतर कर सकते हैं। बात इन पे तनकीद आ रही है कि क्या आपको सिर्फ जो बंदे हैं पंजाब से आपको समझदार आदमी मिलते हैं रूल करने के लिए, या आपको सिंध से मिलते हैं? आप उस वक्त बात तो बलूचिस्तान के लिए हम बड़े मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं कि बलूचिस्तान के साथ बड़ी जाती हो, तो ले आते सदर एक बलूचिस्तान का। यहाँ पे आप केपीके की बात करते हैं, वहां से लेके आते हैं, आप वहां पे कुछ सदर लेके आते हैं। भाई सिंध से तो लेके आए ना ममनून हुसैन साहब जब पावर आती है जब पावर आती है अपोजिशन में जब आप होते हैं तो आपको छोटे सूबों का बड़ा रोना याद आता है। छोटे सूबे जब मौका आता है पावर देने का, सिंध और पंजाब आपस में बांट लेते हैं। आप देख ले जरदारी साहब है, उन्होंने सिंध पूरा उनके पास पावर गई। अब जब इनकी बारी है, पूरे पंजाब के पास पावर चली गई। ना केपी के किसी को याद है, ना बलूचिस्तान याद है, या वो हमारे मुहिब वतन नहीं है, वहां से कोई सदर नहीं आ सकता। अच्छा छोटा सूबा, मैं तो फिर कहूंगा, मैं सिंध को छोटा सूबा नहीं समझता। उनके वसाइल देख लें, उनका हुजूम देख लें, उनकी ब्यूरोक्रेसी देख लें, उनका शेयर देख लें, और कराची की वजह से जो उनकी इकोनॉमी एक
अर्ज कर दूं जो मेरा आप कभी थोड़ा सा इख्तिलाफ ही हो जाता है। आप असल छोटे सूबे आपके केपीके और बलूचिस्तान है जिनका फेडरेशन में कोई हिस्सा नहीं है इस वक्त। मैं सिर्फ ये अर्ज कर दूं कि भले आप इस दफा आपने एक नेशनलिस्ट लीडर लिया जिनकी बैकग्राउंड मिडिल क्लास से आए थे, ये जो अब्दुल मालिक साहब हैं, अब भी क्लास, ये तो क्लास अब तो उनकी वो नहीं, अब तो वो सीएम है। तो यहाँ सवाल ये है कि बेसिकली क्लास रूल है, चाहे आप जहां से भी लेके आए आदमी, जहां भी आप आजकल आप देखें तमाम सियासतदान बिग बिजनेस में हैं, बिजनेस में इनके बहुत बड़े शेयर्स हैं। अभी मैं देख रहा था कि कौन कौन सा हमारा मिनिस्टर है जिनके जो बड़े आईपीपीज में जो है वो उन्होंने स्टॉक्स ले रखे हैं और वो खुद उनके मामलात को भी देख रहे हैं। तो ये जो एक इशू आया है तो इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो बलूचिस्तान का कोई नवाब या सरदार हो, चाहे वो इधर के कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। इशू ये है कि जो बलोची है आम, जिसके पांव में जूती नहीं है, और वो पंजाबी जिसके कपड़े फटे हुए हैं, इलाज नहीं है, उसकी रिप्रेजेंटेशन का इशू है मेरे ख्याल में। बाकी फर्क नहीं पड़ता क्लास साहब, उसी क्लास से आप बंदा बलूचिस्तान से ले लें, उसी से उधर से ले लें, वो अपने क्लास इंटरेस्ट की हिफाजत करते हैं। और इसलिए डेमोक्रेसी दुनिया में आज जो है वो डिस्क्रेडिट भी हो रही है, उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। नहीं, ये इनकी जो डिवीजन इन्होंने की है क्लासेस साहब के, ये सारी जो तबकाती तकसीम है, प्रॉब्लम तो उसमें आ जाता है कि आवाम पिस रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि फिर वो कौन से सूबे से सदर लाया जा रहा है या वजीर आजम लाया जा रहा है। नहीं, मेरा ख्याल थोड़ा सा डिफरेंट है कि इस पे यकीनन फ़र्क पड़ता है बंदे की ग्रूमिंग पे, उसके इंटेलेक्ट लेवल पे, उसकी सोच पे, उसके कंडक्ट के जरिए बहुत सारा इंपैक्ट पड़ता है। अगर ये बात होती फ़र्क ना पड़ता, भुट्टो साहब के साथ लाख आपको फ़र्क हो, मतलब हमारी भी उनके साथ बहुत सारी चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, लेकिन इवन देन जो 4-5 सालों में हमने काम भुट्टो साहब के दौर में देखे वो आज तक आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। अब अयूब खान का दौर का अगरचे एक लंबा दौर था, उसमें भी कुछ ना कुछ तरक्याती काम हुए हैं, और उस पर एक उनका ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ये अलहदा चीज़ है उस ग्रीन रेवोल्यूशन के नतीजे में कि हमारे मुल्क के 2 हिस्से हुए, एक गरीब हुआ और एक आके आपका अमीर हिस्सा हो गया। बात यह है कि आपका जब कोई पढ़ा लिखा एजुकेटेड एक मॉडर्न प्राइम मिनिस्टर आएगा जिसको दुनिया का पता होगा, जो किताब पढ़ता होगा। आज मैं कई साहब से सवाल पूछ लूँ कि कोई मुझे 2 सियासतदान बता दें जो टॉप पे, जो उन्होंने कभी कोई किताब पढ़ी हो, कभी उनके मुंह से आपने किसी किताब का जिक्र सुना हो, उन्हें लिखना तो दूर की बात है। फर्क नहीं पड़ता, परवेज मुशर्रफ साहब ने मुबैना तौर पे किताब लिखी है, सही होगा। नहीं सही, ये परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी बायोग्राफी मुबैना तौर पे लिखी थी, वो ऑटोबायोग्राफी। काजी साहब वो तो आप तो मैं समीना सारे जिंदगी में वो कहते हैं जिंदगी में हर बंदा एक किताब तो लिख ही सकता है, अपनी जिंदगी पे लिख सकते हैं, वो कोई बड़ा क्रेडिट नहीं होता। आप दुनिया भर के सियासतदानों को देखें, उनकी आप इंटेलेक्ट लेवल देखें, उनकी गुफ्तगू देखें, उनका कैलिबर ही अलग होता है, मोहब्बत नॉलेज देखें। यहाँ पे ये फर्क पड़ता है कि आपने जाके वहाँ पे वो खाने हैं, निहारी सिरी पाए खाने हैं, या आपने कोई बैठ के किताब भी पढ़नी है। पाकिस्तान में किताब, अच्छा मुझे आप एक सवाल का जवाब दे दें, एक सवाल का जवाब दे दें। बुश कंपैरेटिवली लेस लिटरेट था, उसके बारे में क्रिटिक कहते थे जो छोटा बुश था कि वो जी एक सीधा फिक्रा भी अंग्रेजी का और अजीब अजीब बातें भी कर जाते थे, और ये बड़े डेमागॉग हैं, बोलते भी बहुत ज्यादा हैं, जो और पढ़े लिखे भी हैं। ये जो हमारे अब ओबामा साहब हैं, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है तकरीबन इन्होंने दुनिया, और हालांकि इन्हें नोबेल पीस का दे दिया गया, जंगों के इन्होंने बढ़ा दिए, ड्रोन इन्होंने ज्यादा मारे उनसे, रोल इनका एक ही जैसा बनता है, भले यूनिवर्सिटी से आ जाए, भले कुछ पैसे कमा के ऊपर आ जाए, हम तो यही देखते हैं। मेरा तो यही ख्याल। निकाय साहब अगर इस तरह होता तो दुनिया में फिर एवोल्यूशनरी प्रोसेस रुक जाता। अगर सारे लोग एक जैसे होते, सारे लोगों के दौर में कुछ ना हो रहा होता, डेवलपमेंट ना हो रही, फिर मेरा ख्याल है आज हम यहाँ ना बैठे होते, केव एज में रह रहे होते, गारों में रह रहे होते। यकीनन कुछ लोग आते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, जीनियस होते हैं, जिनकी इंटरवेंशन की वजह से हमारा मुआशरा आगे बढ़ता है, अदरवाइज हम वहीं खड़े रहते। तो हमें जंगल से निकलने की क्या जरूरत थी, केव से बाहर आने की क्या जरूरत है। वैसे आपको यकीन है कि इंसानी समाज जंगल से निकल आया है, यहाँ छोटी बड़ी मछली छोटी को नहीं खाती? मुझे तो लगता है बड़ी सोफिस्टिकेटेड अंदाज से क्लासेस साहब मेरी बात सुनिए। अब हम गारों की या जंगलों की बात नहीं करते, आज तो ऐवान सदर की बात हो रही है, इसी पर बात जारी रखेंगे नाज़रीन। अभी हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना है, जिसके बाद वापस आएंगे तो खास तौर पर हम DI खान की जो सेंट्रल जेल है उस पर अटैक हुआ है उसके हवाले से भी बात करेंगे खास तौर पर। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। DI खान सेंट्रल जेल में दहशतगर्दों ने हमला किया। 14 गाड़ियों पर सवार होकर आए, बड़े मजे से उन्होंने अपने 250 कैदी फरार कराए। तहरीक तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है और बताया जा रहा है कमिश्नर की जानिब से कि 11 अफराद इस वाक़े में जान से गए हैं, जिनमें से सिर्फ
एक दहशतगर्द था, बाकी लोग क्या पुलिस एहलकार थे या राहगीर थे। बाकी जो सिचुएशन है वो हम शहरोज़ इबाद से जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शहरोज़, बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या था और बड़ा ही जिसको कहते हैं आसाब शिकन सूरत हाल रही। ये बताइए लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, और जैसे कि फैक्ट्स एंड फिगर्स अब सामने आ रहे हैं, कमिश्नर ने भी कुछ ब्रीफिंग दी है, वो क्या कह रहे हैं? आज देखें, यकीनन ये अफसोसनाक वाक़या है जो कल पेश आया है डेरा इस्माइल खान की सेंट्रल जेल में, और मैं सेंट्रल जेल के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो सूरत हाल है इस वक्त कि जेल को मुकम्मल तौर पर क्लियर करा दे दिया गया है। पुलिस ने अपना सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। यहाँ पर आर्मी भी आई थी, उसने भी अपना मुकम्मल तौर पर सर्च ऑपरेशन जो है मुकम्मल कर लिया गया है। ये वो जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो दीवारें हैं ये किस तरह की नाकस हैं, जहाँ पर दहशतगर्द आए हैं। उन्होंने यहाँ पर हैंड ग्रेनेड मारे हैं। ये दीवारें जो कच्ची मिट्टी के साथ जो बनाई गई हैं इनको तोड़ा है। और उसके अलावा ये जो एक मैं गेट दिखाता हूँ आपको, सेंट्रल गेट के बैरूनी गेट से पहले यहाँ पर एक गेट लगाया गया है जिसको यहाँ पर धमाका खेज मवाद से उड़ाया गया, और ये गेट इस वक्त सामने पड़ा हुआ है। फिर यहाँ से गेट को तोड़कर ये दहशतगर्द जो है वो अंदर दाखिल हुए हैं और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी कार्रवाई की है। अच्छा शहरोज, ये बताइए कोई खास नाम ऐसे सामने आए हैं शहरोज, कोई खास नाम सामने आए हैं जिन्हें वो ले गए हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट इस तरह के कुछ थे जिनको पकड़ रखा था, यहाँ सैकड़ों में थे, दर्जनों में थे तालिबान, उसकी कोई तफसील मिली आपको? आज देखिए, बिल्कुल एक ऐसे दहशतगर्द हैं जिनका नाम वलीद अकबर बताया जाता है। उनको छुड़वाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। ये वलीद अकबर वो हैं जो डेरा इस्माइल खान में जो अभी 10 मुहर्रम को जुलूस पर हमला हुआ था उसके ये मास्टरमाइंड थे, वो यहाँ पर कैद थे। उसके अलावा और दीगर दहशतगर्द यहाँ पर शामिल थे जो इसके अलावा जो टारगेट किलिंग में जो मुलव्वस दहशतगर्द थे वो यहाँ पर थे। तकरीबन जब यहाँ पर हमला हुआ है बताया गया है कि 483 यहाँ पर कैदी जो है वो मौजूद थे, लेकिन जब हमला कराया गया उसके बाद तकरीबन 248 कैदी ऐसे जिनको वो रिहा कराने में कामयाब हुए हैं। अच्छा ये बताइए शहरोज कि ये जो हमला हुआ है, अगर हम वो ISI का हमला देखें तो ये एक पैटर्न बदला हुआ नजर आ रहा है। ये बाकायदा अटैक कर रहे हैं। पहले ये था कि कोई खुदकुश आके फोड़ता है और वो बन्नू जेल का एक्शन रिप्ले है। इस पे आपको लॉ एनफोर्समेंट क्या कह रही है? इस पैटर्न को देख रहे हैं कैसे? ये बड़ा एक यानी डरा देने वाला अमर है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बिल्कुल बन्नू जेल का जो वाक़या हुआ है उसका बिल्कुल एक ये रिप्ले था। इस तरह ही सूरत हाल है क्योंकि ये दहशतगर्द तकरीबन 14 से ज़्यादा गाड़ियों पर आए हैं, 60 से ज़्यादा इनकी तादाद थी। तमाम गाड़ियां जो है बारूदी मवाद से भरी हुई थी। लेटेस्ट उनके पास जो है वो असला था। आते ही उन्होंने हैंड ग्रेनेड मारे हैं, रास्ते खुलवाए हैं। बैरूनी गेट जो जेल का है वो मुकम्मल मेरे सामने आप देख सकते हैं, उसको वहाँ पर उन्होंने आकर फायरिंग की है। सिर्फ फायरिंग के बाद उन्होंने वो गेट खुलवाया, उसके बाद जो 2 दीवारें हैं उसे क्लियर करवाया। तमाम बैरक्स यहाँ पर तकरीबन बताया जा रहा है कि 36 बैरक्स हैं, और ये जो सेंट्रल जेल है 312 किनाल पर मुश्तमिल है। इसके यही बताया जा रहा है कि बन्नू जेल का एक हमला जिस तरह हुआ था बिल्कुल उसका जो रिप्लाई हुआ है, और दहशतगर्द जो है वो बिल्कुल आज़ादाना तरीके से यहाँ पर आए हैं। उसकी जो यहाँ पर जो बताया गया है कि इस सेंट्रल जेल की जो सिक्योरिटी थी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिस वजह से वो यहाँ पर आए। ये तो सवाल उठेंगे शहरोज के, आखिर सिक्योरिटी कैसी थी कि मजे से कोई आता है फातिहाना अंदाज में और अपने साथ ही फरार करा लेता है। शुक्रिया आपका रिपोर्ट करने के लिए। काजी साहब, आपसे भी मैं ओपिनियन लूंगी इस पर, लेकिन मैं क्लासर साहब से पहले बात करूंगी इस बारे में। क्लासर साहब, आपने देखा कैसी मुनज़्ज़म कार्रवाई हुई है और किस तरीके से एक एक्शन रिप्ले हो गया, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए? हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उन पर तो बड़ा, अगर तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल की है तो इन्हें भी गैर जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। पहले ही बड़े सीरियस क्वेश्चन थे, अब तो मतलब है कि खुले तरीके से चैलेंज कर रहे हैं वो। जैसे हम पहले भी ये बात कहते रहते हैं कि हम समझते हैं कि आखिरी वाक़या इससे कोई बड़ा कोई बम शेल हमारे ऊपर नहीं गिरेगा। हर दफ़ा हम गलत साबित होते हैं, हर दफ़ा कोई नई कार्रवाई होती है। अब मेरा ख्याल है कि इसका रुख जो है थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कोई इमरान खान साहब को भी शेयर करना चाहिए ब्लेम इनको, कि 1.5-2 महीने से अब आपकी हुकूमत है वहाँ पे, आपने कोई बयान सुना, कोई वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होने के बाद ये तो फ्री फॉर ऑल वर्ल्ड है। मैं हैरान हो रहा हूँ, 14 गाड़ियों पे आ रहे हैं जैसे बारात में बंदा जाता है, 14 गाड़ियों पर सवार हैं, असले से और असले से वो भरपूर गाड़ियां हैं, उसमें गाड़ियां। और पिछले साल अप्रैल में बन्नू का वाकया हो चुका है, 250 बंदा फरार हुआ है। किस चीज़ पे फरार हुआ? पैदल तो नहीं फरार हुए होंगे, वो गाड़ियों पे फरार हुए होंगे। और ये शहर के ये बिल्कुल सेंटर में वाकया है, ये जो उसमें है। उन्होंने 2-3-2.5 घंटे वहाँ पे कार्रवाई की है। पूरा का पूरा डेरा इस्माइल खान सोया हुआ था, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सोई हुई थी। पुलिस को तो नाहल तरीन दुनिया की ये पुलिस हमने भर्ती की हुई है, उसकी तो बात ही छोड़ दें। और यकीनन ये जो हमला हुआ इनके साथ पुलिस मिली हुई होगी, उन्होंने इनको गाइड किया होगा। ये हमने बन्नू में देखा हुआ है। इसके बाद काजी साहब, हम कहते हैं कि अमेरिकन हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, दुनिया हमें से वो समझती है कि हम इस काबिल नहीं है कोई ट्रस्ट किया जाए। जिस मुल्क की जेल से आपका 250 खतरनाक कैदी फरार हो जाए और कोई उसको रिटेलिएशन ना हो, कोई उसको हार्ट पर सूर ना हो, उसके बाद दुनिया क्या सोचेगी हमारे बारे में? हम तो हर वक्त उनको
आप जलील करते रहते हैं कि आप हमारे साथ आगे बेटर ट्रीटमेंट नहीं करते। सो मान लेना चाहिए हम दुनिया के नाअहल तरीन लोग हैं, हमारे पास ना कोई प्लान है ना सिक्योरिटी। अभी आपने देखा जेल के जब हम उनके मनाजिर देख रहे थे, इसके इर्द गिर्द झाड़ियां मौजूद थी। दुनिया में कभी आपने देखा है कि अब जेल के नजदीक झाड़ियों को इजाजत दें, जंगल बनने की इजाजत दें कि वो सिक्योरिटी के हवाले से हैजर्ड्स होती हैं। सो मेरा ख्याल है इट्स ए कलेक्टिव शेम जो हम सबको शेयर करना चाहिए। हमारे ये टॉप से लेके बॉटम तक 1-2 दिन बात होगी इस पे, फिर हम भी भूल जाएंगे। बन्नू जेल का कोई आपको याद है कि उन्होंने किसी पे कार्रवाई की हो? उस पे भी हमारे पास कुछ स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। सामने आती है तहकीकात, ना किसी के खिलाफ कार्रवाई, ना किसी को सजा मिलती है। और इमरान खान साहब की हुकूमत को ये ब्लेम शेयर करना चाहिए। अब ये उनकी नाअहली है, ये केपी की हुकूमत की नाअहली है, ये उनकी तरफ से लैप्सेस हुए हैं। और जिस तरह की दीवारें आप देख रहे हैं कच्चे घर की मट की, लग रहा था कोई 16वीं सदी का हिंदुस्तान है। अच्छा साहब, मैं सिर्फ एक अर्ज कर दूं, एक थोड़ी सी जब आप अरबों रुपए की, सैकड़ों अरबों रुपए की लोड शेडिंग खरीदते हैं, जब आप अपने वसाइल को अपनी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करने की बजाय बड़े 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 खूबसूरत बनते हैं जिसे आप फार्म हाउसेज कहते हैं, आप अपने शानदार अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे होते हैं। देखें, बुनियाद पे जाना पड़ेगा हमें अगर आज देखें ये ब्लैक इकोनॉमी का जो अफरीत है हमारे ऊपर सरों पर सवार है। और जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो जो इकोनॉमिक मॉडल हमारे सरों पर उन्होंने थोप रखा है उसमें बन्नू जेल पे हमला ही होगा, क्योंकि उनकी अपनी जेलों पे भी हमले हो रहे हैं। उनकी अपनी जो हालत है, मैं कल स्टोरी नहीं दे सका कि 5 में से 4 बंदे जो हैं वो गुर्बत का, अमेरिका की जो दुनिया की सबसे अमीर तरीन रियासत है तारीख इंसानी की, उसका उन्होंने शिकार कर दिया। वहां पे अब बिल गेट के पास ज्यादा पैसे, अमेरिका के पास कम है। अब हम अपने आप को जरूर कहते हैं हम भी हैं जिम्मेदार। जेल पे हमला बन्नू में होता है सर, हमला बन्नू जेल में होता है। पिछले साल वहां से 150-200 बंदा फरार हो जाते हैं आराम से, मजे से। अब वो 14 गाड़ियां लेके बारात की तरह वहां पे आए, 250 बंदा फरार हो गए। हम हर शे उनके खाते में डालते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आप यूरोप को गलत ठहराने से पाकिस्तान के मसाइल नहीं हल होते। इसका नुकसान होता है काजी साहब, इसका नुकसान ये होता है कि हम जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं अपनी नाअहली की, अपनी। हम ये कह रहे हैं ये टर्मिनल कैंसर है, ये टर्मिनल कैंसर है जिसे आप जो है वो एस्प्रो या एस्प्रिन की गोली देकर ठीक नहीं कर सकते। ये जो आपका सिक्योरिटी का इशू है, ये आप नीड सर्जरी, यू नीड सर्जरी। अच्छा, सर्जरी की ट्रेंड के हम हर अपनी नाअहली को लिंक कर देते हैं कि ये क्यों, ये वेस्ट ने ऐसे किया तो ये रिएक्शन हो रहा है, फलां ने ऐसे किया ये हो रहा है। इसी की वजह से पिछले 10 साल से हम टेररिज्म की वार हम नहीं जीत पा रहे। लास्ट आर्गुमेंट, जो आप 3 करोड़ बच्चों को स्कूल से बाहर रखें, रिक्रूट्स दें जाके उनको, समाज को मुनज़्ज़म या तरतीब ना दें, तो फिर यही चीजें निकलेंगी। जब आपकी प्रायोरिटी ये नहीं है तो नहीं, क्लासेस साहब भी यही कह रहे हैं कि हमें अपनी प्रायोरिटीज खुद तय करनी है ना, हमें अपनी रिस्पांसिबिलिटी खुद लेनी है, हम दूसरों के ऊपर नहीं डाल सकते। और बिल्कुल ये बात कब करेंगे हम? सही हो गया काजी साहब, 12 साल हो गए हमारे GHQ पे कब्जा हुआ, हमारे नेवल एयर बेस पे हुआ, कामरा पे अटैक हुए, हमारी एजेंसीज को उड़ाया गया, एक जेल ब्रेक बन्नू में पिछले साल हुआ, अब एक और जेल ब्रेक हुआ। मतलब लातादाद आपके पास इंसिडेंट्स है। और हमने क्या किया है काउंटर, कुछ हमने टेररिज्म के लिए बात की है, कुछ स्पेशल फोर्स। एक चीज और भी है कि कोई कमेटी या कमीशन बन भी जाता है, तहकीकात अगर हो भी जाए, तो कभी भी हमने ये नहीं देखा कि किसी को सजा मिली हो। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कमीशन ने तो जेलों से अपने बंदे बाहर लेके जा रहे हैं। साहब आए थे, जनरल पाशा साहब आए थे, कमीशन के सामने बता नहीं गए थे, हमने पहले भी डिस्कस किया कि उनको ये तो पता है कि पाकिस्तानी सहाफ़ी औरतें लेते हैं, ये वहाँ पैसा लेते हैं, ये शराबें लेते हैं अमेरिकन से, उनको सारा पता है। नहीं पता तो इनका नहीं पता जो बारात पे 14 गाड़ियां लेके आ रहे हैं, लूट के चले जाते हैं। यकीनी तौर पर ये अहम इशूज हैं जिनको एड्रेस करना होगा। लेकिन अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हम वापस आएंगे तो फिर से अपनी मेन स्टोरी यानी सदारती इंतखाब के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बैलेट बॉक्स में आज एक बार फिर से वोट डाले जाएंगे और इस दफ़ा इंतखाब होगा सदर का। इसके अलावा एक पेंडोरा बॉक्स है आज रऊफ क्लासर साहब के पास भी, जिसमें से वो कुछ नाम निकालने वाले हैं, उसकी जानिब भी हम जाएंगे। लेकिन पहले ज़रा सदारती इंतखाब के हवाले से सईद काजी साहब की जानिब आऊँगी। काजी साहब, जैसे कि आपने प्रोग्राम में जिक्र भी किया कि एक हमारी जो हिस्ट्री रही है, कभी सदर की तरफ झुकाव ज़्यादा रहा इख्तियारात का, कभी वज़ीर आज़म की जानिब। मैं चाहूँगी इस पर आप थोड़ा सा ज़रूर नाज़रीन को ब्रीफ करें, और फिर ये भी कि इस सारी सूरत हाल से पाकिस्तान निकलते निकलते अब यहाँ तक पहुँचा है,
आगे क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए बेहतर नजर आ रही है? ये देखिए, हमारा आगाज़ भी बड़ा अजीब सा था, सिकंदर मिर्ज़ा से लेके फिर अयूब खान और फिर याया खान और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, या फिर आगे जो चौधरी फजल लाई थे। तो उसमें हम देखते हैं कि भुट्टो ने आके तब्दील किया और उसको एक ज़्यादा पार्लिमानी शक्ल दी निज़ाम को। फिर बाद में ज़ियाउल हक ने जब टेक ओवर किया तो उन्होंने फिर सारे वो उधर चले गए इख्तियारात। एंड देन वी सी बीच में थोड़े इंटरम पीरियड्स आते हैं, फिर आखिर में आके 13वीं तरमीम आई और फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आके दोबारा उसको दोहराया और फिर सारे इख्तियारात उधर चले गए। पहले वो चीफ एग्जीक्यूटिव बने, फिर वो हेड ऑफ स्टेट बन गए। तो ये, लेकिन इसमें एक बात जो मुश्तरक रही है दोनों में, जिसे मैं अब एक बात तो डेमोक्रेट्स ये कहते हैं जी कि सदर शायद अब अगला फेज हमारा डेवलपमेंट का ये हो कि जी बिल्कुल लॉयलिस्ट ना चाहिए हो प्राइम मिनिस्टर को, और वो बिल्कुल ऐसे ही हो जैसे इंडिया में एक शक्ल है सदर की कि आमतौर पर यही एक तसव्वुर मिलता है जी वो ज़्यादा गैर जानबदार है या उसका पार्टी की जानब की तरफ झुकाव नहीं है बज़ाहिर लगता, मगर हमारे यहाँ हमेशा एक लॉयलिस्ट ढूंढा जाता है। इसकी क्या वजह है? तो लेकिन इसमें ज़्यादा अहम बात यह है कि चाहे जो भी अहद रहा, जो भी दौर रहा, एक ही एलीट थी। एक ही एलीट जो है वो चोले बदलती रही। कभी वो मार्शल लॉ में उनके साथ बैठ गई, कभी वो डेमोक्रेसी आई तो इधर आ गए, वक्त को देखा, हालात को देखा, उनमें कोई बदलाव नहीं आया, जिसकी वजह से नीचे भी कोई बदलाव नहीं आया। आज जब ये आए हैं पार्टी और इसने वोट भी लिए हैं और इसने ये वादा भी किया है कि ये अवाम की ज़िंदगियों में तब्दीली लेके आएंगे, इनको टाइम भी ये ले रहे हैं, तो ये अब सदर भी इनका है। अब इनके पास जो है कोई ऐसी और भी कोई बजाय तौजीह नहीं है आपके पास। अब जो है डिलीवर करना है, ये डिलीवर करेंगे या नहीं इसे क्लास्टर साहब से पूछते हैं, लेकिन इसी पे इनकी जो है एक यही इनका वाटरलू होगा। ठीक है क्लास्टर साहब, काजी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, डिलीवर करेंगे या नहीं ये तो ज़ाहिर है कुछ हद तक तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कुछ तो आप भी चीज़ें बड़ी ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। मैं ख़ास तौर पे इंटरेस्टेड हूँ कि जो आज आपके पास एक पेंडोरा बॉक्स है उसमें से आप कौन से नाम निकालने वाले हैं? इसको वैसे ये पेंडोरा बॉक्स की बजाय कुछ दोस्त मेरे ना इसको उम्र अयार की अच्छा ज़ंबील कहते हैं। अच्छा हाँ, ठीक है कि हाथ डाला ज़ंबील में से और एक कोई ना कोई उसमें से चीज़ निकाल निकलता है। तो ये एक उम्र अयार की ज़ंबील टाइप चीज़ है हमारे पास। अभी आप बात कर रहे थे कि उसको हमने जेल ब्रेक के साथ काजी साहब ने भी इस पे बात की, ये कैसे चीज़ें ठीक होंगी कि जिन्होंने ठीक करने ज़रा उनकी दास्तान सुन लें। एक यहाँ पे कौमी असम्बली में सवाल हुआ, पेश किया गया, जो हमें बताया, जिससे पहले हम स्कैंडल कर चुके थे उसकी रोशनी में हुआ है, जो हमने बताया था पहले कि कौन कौन से बड़े ऑनरेबल हमारे MNA सेनेटर्स हैं पंजाब और सिंध से, जिन्होंने अपना डेवलपमेंट फंड जो करोड़ों रुपए पे इनको मिला, 1-1 करोड़ पे 1-1 साल का लिया, इन्होंने लक्की मरवत के ठेकेदारों को बेचा था। ये रहते वहाँ, कोई चकवाल में रहता है, कोई थर में रहता है, कोई वहाँ पे ये थरपारकर रहता है, कोई भावलपुर रहता है, कोई कहीं रहता है, तो पैसे उन्होंने वहाँ पे लक्की मरवत में भेजे। बाद में जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया, पता ये चला कि वहाँ के ठेकेदारों के साथ मिलकर 1 करोड़ रुपए पे 20 लाख रुपए कमीशन मिलता है वहाँ पे, और लक्की मरवत में करोड़ों रुपए के फंड्स गए हैं। बड़े बड़े नाम हमने उस वक्त भी शेयर किए थे। इसमें एक सवाल डाला गया कौमी असम्बली में कि हमें मजीद बताया जाए कौन कौन से सेनेटर्स हैं और कुछ MNAs हैं जिन्होंने वहाँ पे फाटा में पैसे दिए हैं। अब एक लिस्ट है ये जिसमें 17 नाम है, और कुछ तो फाटा के MNAs हैं, सेनेटर्स हैं जिनका बिल्कुल राइटली ड्यू बनता, लिया था उनका नाम आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने फाटा में पैसे देके गलत काम किया, वो ठीक किया, वो खुद ही इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन बहुत सारे नाम है जिनका सिंध और पंजाब से ताल्लुक है, उन्होंने अपने अपने हलकों में देने के बजाय अपने करोड़ों रुपए फाटा में दिए। क्यों दिए हैं? अब जरा नाम सुनते हैं। एक ये पलवशा बैराम खान साहबा हैं, इन्होंने पैसे दिए हैं फाटा में, नंबर 1। इसके बाद मोहतरमा रुबीना कायम खानी साहबा हैं, ये थर से तल्लुक है इनका, वो सबसे बैकवर्ड एरिया, इनके पैसे फाटा में गए, और ये पीपल्स पार्टी से तल्लुक है, दोनों खवातीन का। इसके बाद मोहतरमा जमीला गिलानी साहबा हैं, मेहर साहब अफरीदी साहबा हैं, मोहतरमा फ़रत खान साहबा हैं, डॉक्टर इम्तियाज़ सुल्तान बुखारी साहबा हैं, ये पेशावर से में से। इसमें अकलियतों के आते डॉक्टर आरेश कुमार हैं, जनाब अकरम मसीह गिल साहब हैं, इन्होंने भी फाटा पैसा भेजा है। जो बड़ा नाम अब आने वाला है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब का नाम है। अच्छा। चौधरी शुजात हुसैन ने भी अपना करोड़ों का फंड जो है वो फाटा में दिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब इस पे सवालात उठेंगे कि चौधरी साहब ने फंड वहाँ पे फाटा में क्यों भेजा है? अपनी कंस्टिट्यूंसी भी है, अपना भी घर है, अपने भी लोग हैं। ये गुजरात में पैसे नहीं दिए, उन्होंने फाटा में भेजा है। अच्छा, आगे नेक्स्ट बड़े नाम आ रहे हैं। इसमें डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब हमारे दोस्त हैं, बड़ा नाम है उनका, सेनेटर है, सिंध से ताल्लुक है, दिन रात सिंध का रोना रोते रहते हैं। हाँ, जब पैसे देने के बारी आई तो उन्होंने फाटा में पैसे भेजे। पीछे कहानी अब आप खुद समझ जाइएगा। जनाब अब्दुल गफार कुरैशी साहब सेनेटर हैं, ये सिंध से हैं, इन्होंने भी अपना पैसा फाटा में भेजा है। इसमें सेनेटर मोहतरमा तहरा लतीफ़ साहब हैं, ये पंजाब से हैं। अच्छा, इसमें सेनेटर मोहतरमा ये गुलशन ये सईद साहब हैं, ये भी पंजाब से हैं। बाकी कुछ सेनेटर्स के नाम है, सरदार अली खान साहब हैं, मौलाना राहत हुसैन साहब हैं, प्रोफेसर इब्राहिम हैं, ये क्योंकि उसी सूबे से हैं, इनका हक बनता है ये दें।
अब एक बड़ा की सवाल उठता है कि आपने अपने सूबे को, अपने इलाके के फंड छोड़ के फाटा में क्यों पैसे दिए। ये कहानी वही वाली है जो लकी मरमत में दोहराई गई थी। वहां पे भी एक ये कमीशन माफिया है, ठेकेदार हैं कि पंजाब का, सिंध का पैसा रोते यहाँ पे रहते हैं, हमारे इलाके बैकवर्ड हैं। और ये जहन में रखें कि फाटा का अलहदा डेवलपमेंट बजट है, उनको यूएसए की तरफ से बहुत सारा पैसा मिलता है, अपनी अथॉरिटी है, अपने उनके बिलियंस हैं, अपना बजट है। इवन देन हमारे ऑनरेबल सेनेटर्स में बड़े बड़े नाम है, सफदर अब्बासी साहब बड़ा नाम है, उनसे हम तवक्को नहीं ये करते इस तरह की चीजें। ऐसे चौधरी शुजात हुसैन बड़ा नाम है, उनसे तवक्को नहीं करते कि अपने हल्के में पैसे देने के बजाय आखिर क्या जरूरत पड़ी थी फाटा या एबटाबाद या आप एक तो क्लासर साहब इसमें मस्बत पहलू है ना। अब हम मुहावरा बोलते थे अव्वल खवेश बाद दरवेश, ये अव्वल दरवेश और बाद खवेश कर दिया इन्होंने, दूसरे लोगों को पहले फंड दे दिया है। तो ये भी देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा है, फाटा वालों ने अपना पैसे वहीं खर्च किए होंगे, वहां उनको भी 20 लाख मिलता है ठेकेदार से, या क्या मामला है। तो ये भी मेरे ख्याल में, और ये भी फिर देखना चाहिए कि जो फंड्स उधर दिए हैं वो वहां यूज भी हुए सही जगह पे। कमीशन तो चले जो बनी सो बनी। ये समीना का बड़ा अहम सवाल है। इसमें पूछा गया है, ये बात पूछी गई है कि हजूर ये पैसे जो दिए गए हैं क्या इनमें ट्रांसपेरेंसी थी, करप्शन तो नहीं। उन्होंने कहा बिल्कुल टक्के की करप्शन नहीं हुई। तो ये भी आपको आज पाकिस्तान के लोगों को खुशखबरी दे दें, प्रोग्राम खत्म करता है अभी होने वाला है, कि ये वहद डिपार्टमेंट है, करोड़ों रुपए खर्च किए गए फाटा में। उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त में, एक एक टक्का एक एक जगह पे लगा है और बेहतरीन किस्म का लगा है, कोई करप्शन नहीं। सो एटलीस्ट हमारे 17 जो एमएनएज और सेनेटर्स हैं उनकी जेब से जो पैसा गया वो बड़े नेक काम पे लगा है, बिल्कुल नेक ठेकेदारों की जेब में गया है। और बड़े अच्छे ईमानदार वहां पे ये डिपार्टमेंट से जिन्होंने फाटे के पैसे को ज़ाया नहीं होने दिया, जो पंजाब और सिंध से पैसा उनके लिए किया है बड़ा उन्होंने क्लियर करके किया है। इससे ज्यादा कोई बैंकरप्सी काजी साहब हो सकती है कि बड़े बड़े नाम जो हैं ये इल्जाम लगने शुरू हो जाएं कि आप लक्की मरवत में पैसा भेज रहे हैं और वहां से पैसे कमा रहे हैं, फाटा में भेज रहे हैं, वहां पे इरेगुलरिटीज हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है, मुझे तो ये नाम पढ़ के ना जाती तौर पे बड़ी वो हुई है, इतने बड़े बड़े नामों को इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए था जिन पे ये इल्जाम लग सकते हैं कि ये शायद जो ये फाटा में पैसा भेजा गया है इसके पीछे कुछ और खेल खेला जा रहा है। आप ही की एक बात ही मैंने एक दिन कॉलम में पढ़ी थी, वो मुझे याद आ रही है इस मौके पे, कि अब अवाम उस नहज पर आ गए हैं कि लोग कहते हैं ठीक है यार खुद कुछ खा रहे हैं, ठीक है खा लो, लेकिन कम से कम कुछ कर भी दो। अब वो हिसाब हो गया कि कमीशन आप ले रहे हैं तो ले रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन कम से कम वहीं तो काम पे पैसे भी लग जाएं तो कुछ तो थोड़ा सा रिलीफ आवाम को भी मिल जाए। बहरहाल अब वक्त हमारे पास खत्म हो गया। क्लासेस साहब बहुत शुक्रिया आपका, और कायद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने आज का प्रोग्राम देखा, यकीनन आपको पसंद आया होगा। कल फिर आपके साथ हाजिर होंगे, और कल जब हाजिर होंगे तो फिर बात होगी उस सदर की जो कि इलेक्टेड होंगे, और फिर देखेंगे कि आगे अब किस तरह से बढ़ना है। बहरहाल अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।